नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट 2021 क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो काफी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट किस तरह से सीखने हैं, क्वेश्चन किस तरह से लगाने हैं, कैसे आंसर करना है, कैसे जल्दी आंसर करना है। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2-मिथाइल प्रोपीन विद HBr। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप बनाओ 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये प्रोपीन हुआ और यहां पर जो है कार्बन, जो 2-मिथाइल प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन करनी है HBr से। देखिए, जब कोई एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr के साथ रिएक्शन करती है तो यहां पर एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। यानी जो HBr का नेगेटिव पार्ट है, जो Br है, वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यानी ये बीच वाले कार्बन पर लगेगा और जो H है वो इस किनारे वाले कार्बन पर लगेगा। तो एडिशन होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि HBr के साथ और कोई पेरोक्साइड का यूज नहीं हो रहा है, सिंगल HBr है। जब सिंगल HBr हो तो मार्कोनिकॉफ, HBr के साथ पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये C नीचे और ऊपर Br। तो यहां पर आ जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, द क्लोरोबेंजीन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम corresponding डाइजोनियम सॉल्ट बाय रिएक्शन इट विद। तो आपने पढ़ा होगा कि हम क्लोरोबेंजीन को डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट यानी N2Cl, और इधर बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन यानी Cl। अब देखिए बच्चों, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम डाइजोनियम सॉल्ट से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Cu2Cl2 और HCl। ये दोनों रिएजेंट होते हैं। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? Cl-। तो इस पूरे ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है और हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो गया A, Cu2Cl2। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिएजेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है बच्चों कॉन्संट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। ध्यान रखना है ना, यहां पर देखो कई बार डाइल्यूट भी दिया होता है लेकिन डाइल्यूट नहीं होता है। कॉन्संट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास कैरल कार्बन होता है। अगर एक भी कैरल कार्बन किसी कंपाउंड के पास होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बच्चों देखो, कैरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरल कार्बन। ठीक, अब देखो यहां पर कोई कैरल कार्बन नहीं है, यहां पर भी कोई कैरल कार्बन नहीं है। अगर आप इसको देखो तो एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ H है और इसके दोनों तरफ C2H5 है। तो देखो ना, C2H5 सिमिलर ग्रुप है, तो ये कैरल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। C के चारों तरफ 4 CH3 है, पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला B वाला आंसर हो जाएगा। अब B वाले में कैरल कार्बन कौन सा होगा? देखो, C2H5 बनाओ, उसके बाद C, नीचे H, एक साइड CH3 और दूसरी साइड C3H7। तो बच्चों ये वाला कार्बन कैरल कार्बन आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 अलग अलग ग्रुप है, इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इथाइल ब्रोमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय। तो इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5 यानी Br, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH। अब देखिए बच्चों, Br को OH में चेंज करना है तो हमें यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा?
वाटर के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो होता है OH माइनस। तो केमिकल लेंगे H2O और H2O के अंदर OH न्यूक्लियोफाइल होगा जो Br को रिप्लेस कर देगा और एल्कोहल बना देगा। और बच्चों कौन सा यहां पर हमें ये देखो एक्वस केवच, यानी ये जो रिएक्शन होगी हम एक्वस केवच के माध्यम से करेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा हमारे पास है OH माइनस। तो OH माइनस यहां पर एल्कोहल बना लेगा। अगर आप यहां पर एल्कोहलिक केवच ले तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहां पर एल्कोहलिक केवच लेते हो तब रिएक्शन एलिमिनेशन होगी तो आपको एल्कोहल नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। क्लियर। तो एक्वस केवच से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एल्कोहल मिलता है। एल्कोहलिक केवच से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन मिलता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस O2 ऊपर X है और COCl2 HCl। ये जो बच्चों COCl2 है ना, COCl2 इट इज कार्बोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड और इसको फॉस्जीन भी बोला जाता है, फॉस्जीन। और बच्चों फॉस्जीन एक पॉइजन होता है। तो जो क्लोरोफॉर्म है अगर वो लाइट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए तो क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन नामक पॉइजन बनाता है। तो यहां पर क्या चाहिए, लाइट एंड एयर। तो एयर तो प्रेजेंट है ही, O2, X क्या होगा बच्चों, लाइट। तो यहां पर लाइट अलग से दी नहीं रखा है, इसलिए C विल बी द करेक्ट आंसर, लाइट एंड एयर। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हमेशा कलर्ड बॉटल में और एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है ताकि इसका ऑक्सीडेशन रुक जाए और ये पॉइजन न बनाए। क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट स्टीरोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ना। तो बच्चों ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कंप्लीट इन्वर्जन करेगा SN2 के। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड दे रखा हो और पूछा है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 करेगा, जैसे यहां पर, तो हमेशा आपको यह देखना है कि वो एल्काइल हैलाइड स्मॉल हो और कम से कम ब्रांच हो, लेस ब्रांच। तो छोटा एल्काइल हैलाइड और कम से कम ब्रांच वाला एल्काइल हैलाइड SN2 करेगा। तो यहां पर आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला देखिए, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड यहां पर SN2 रिएक्शन करेगा और SN2 रिएक्शन में बच्चों हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन होता है, यानी उसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्लोरोबेंजीन इज, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन आया है। ये ऑप्शन है लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन जो है एक तरह का एरोमेटिक यानी हैलाइड है और जो बेंजाइल क्लोराइड है वो एलिफेटिक हैलाइड है, यानी ये बेंजाइल क्लोराइड हुआ। अब एक चीज आपको बच्चों हमेशा याद रखनी है, एक हमारे पास है एरोमेटिक हैलाइड और दूसरा है एलिफेटिक हैलाइड। तो जो एलिफेटिक हैलाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एरोमेटिक हैलाइड से ज्यादा होती है ऑलवेज, अगर इनका हम सब्स्टिट्यूशन करें तो। और इसका रीजन क्या है, जो एरोमेटिक हैलाइड है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो इस Cl को निकालना आसान है, इस Cl को निकालना मुश्किल है। तो मुझे लगता है पहला वाला ऑप्शन सही है, लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड। आगे यहाँ पे देखो मोर रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड, गलत है ना। इथाइल क्लोराइड एलिफेटिक है तो रिएक्टिविटी तो इथाइल क्लोराइड से ज्यादा हो नहीं सकती है। नियरली एज रिएक्टिव एज मिथाइल क्लोराइड, गलत। और लास्ट में मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, गलत। तो ये सारे जो एल्काइल हैलाइड है ये एलिफेटिक है और जो क्लोरोबेंजीन है वो एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की रिएक्टिविटी एलिफेटिक से हमेशा कम होगी। क्वेश्चन नंबर 9। द रिएक्टिविटी ऑफ मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन आर इन ऑर्डर। देखो तो ये दोनों हमारे पास एलिफेटिक हैलाइड है और ये एरोमेटिक है, तो क्लोरोबेंजीन सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो
यानी ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, इन दोनों में एक सही है, क्लोरोबेंजीन सबसे लास्ट। अब सवाल होता है कि मिथाइल ज्यादा होगा कि प्रोपाइल ज्यादा होगा, तो मिथाइल क्लोराइड बनाओ पहले, और प्रोपाइल यानी CH3 CH2 CH2Cl। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों एसएन रिएक्शन करेंगे ना, तो यहां से क्लोरीन निकलेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा, तो ये एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चेक करो कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगी उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी, प्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, इथाइलिडीन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस केवच। देखो एक्वस केवच यहां पर है, तो एक्वस केवच हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ठीक। तो सबसे पहले आप इथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ। इथाइलिन क्लोराइड होता है CH3CH, ये वाला 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन क्लोराइड। और बच्चों ये एक तरह का जैमिनल क्लोराइड है, जैमिनल टाइप का है। अब इसकी रिएक्शन आप करोगे एक्वस KOH से, है ना, तो दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे दोनों OH के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तब बनेगा आपका CH3CH, और दोनों साइड क्या लगाना है, OH लगाना है। अब देखो, जब एक ही कार्बन पर 2 H होते हैं, 2 OH होते हैं, तो वो अनस्टेबल होता है, यहां से वाटर निकल जाएगा। तो बच्चों ये आपको देगा CH3CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 11, यहां पर एक रिएक्शन है जहां पर C2H5I और C5H11I, और साथ में सोडियम दिया है, और ये दोनों हो गए। तो एक चीज याद रखना है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये पूछ रहा है। तो बच्चों एक चीज याद रखना है, जहां पर सोडियम का यूज होता है, इसका मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज टाइप। और वुर्ज टाइप की 3 रिएक्शन होती है, वुर्ज, वुर्ज फिटिक एंड फिटिक। तो वुर्ज रिएक्शन में 2 एल्काइल हैलाइड, वुर्ज फिटिक में 1 एल्काइल 1 एराइल, और फिटिक में 2 एराइल। तो यहां पर दोनों एल्काइल है, ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है, इसका मतलब है वुर्ज रिएक्शन है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, द डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन गिव्स 2 ब्यूटेन, द प्रोडक्ट इज। तो ये कौन से रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन आप बनाओ, ये, और ब्रोमीन आपने लगा दिया इधर, है ना, और ये बना बच्चों 2 ब्यूटेन, है ना। तो देखो, जिस पर ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन बीटा, और ये वाला कार्बन भी बीटा, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड बीच में है, यानी जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से निकल रहा है, हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल रहा है, Br इस कार्बन से निकल, तभी डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपने पढ़ा होगा सेट जेफ रूल। तो सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग जब किसी एल्काइल हैलाइड से डीब्रोमिनेशन होता है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो मिडिल वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और जबकि इस वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वही जो है मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और इस रूल को हम बोलते हैं सेट जेफ रूल, इसलिए आंसर हो गया सेट जेफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, है ना। अब इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5Br और सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO। अब देखो बच्चों, जब इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, तो यहां पर बनता है C2H5NO2, यानी नाइट्रो एथेन। क्या बनेगा, नाइट्रो एथेन, है ना, ये याद रखना। और अगर ये एल्काइल हैलाइड KNO2 से रिएक्शन करेगा तो एल्काइल नाइट्रेट बनेगा, यानी ये भी एक इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, ये इट इज कॉल्ड एल्काइल नाइट्राइट,
ठीक है। तो KNO2 के साथ एल्काइल नाइट्राइट, लेकिन AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन, तो कहीं दे रखा है नाइट्रो एथेन, ये वाला C, नाइट्रो एथेन। याद रखना है ना, AgCN और KCN के साथ भी इसी तरह की कंफ्यूजिंग रिएक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव विद द हाइड्रोलाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर एक एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है और उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी एक्वा, चलो H2O लगा, हाइड्रोलाइसिस H2। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड का जो है हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, एक न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH-। अब देखिए यहां पर आपको कई सारे एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, तो जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। डिक्री अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। आप देखो यहां पर ये कार्बोकैटायन, यहां पर टर्सरी कार्बोकैटायन, लेकिन यहां पर देखो ये वाला। तो बच्चों जब आप इस कार्बोकैटायन को देखोगे तो ये है विनाइल कार्बोकैटायन, इट इज विनाइल कार्बोकैटायन। और विनाइल कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि डबल बॉन्ड पर आपने प्लस चार्ज लगा दिया है। बाकी सारे कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, ये इथाइल कार्बोकैटायन और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये सब स्टेबल होते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो विनाइल कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, यही रीजन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद सॉलिड NaOH गिव्स। अच्छा क्लोरोबेंजीन यानी Cl और NaOH, तो बच्चों क्या लगता है कौन सी रिएक्शन होगी, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है OH है वो Cl को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाउ प्रोसेस। और बच्चों यहां पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है क्योंकि हेलो एरिन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा C, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 16, एल्काइल हैलाइड आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। देखो जो एल्काइल हैलाइड है ये पोलर है, कैसे हैं, पोलर। तो इनको वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसका रीजन है बच्चों कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं वाटर के साथ। क्लियर। क्योंकि जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी वाली, ऐसी वाली। तो वाटर अपना बॉन्ड तोड़ेगा नहीं। क्लियर। तो इसीलिए इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, दे डू नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर। क्वेश्चन नंबर 17, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म कंपाउंड X, द फंक्शनल आइसोमर ऑफ X। अच्छा यहां पर फंक्शनल आइसोमर पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इथाइल क्लोराइड बनाओ C2H5Cl और इसकी रिएक्शन करते हैं AgCN के साथ। तो बच्चों जब AgCN के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये उल्टा बनाता है, यानी ये NC बनाता है ना, ध्यान रखना। AgCN के साथ NC और KCN के साथ CN, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो KCN के साथ साइनाइड बनता है जबकि AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता है। तो बच्चों इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा, वो क्या होगा, साइनाइड। तो C2H5Cn, क्योंकि Cn और NC दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा B। देखो ये कंफ्यूजिंग है, यहां पर ग्रुप नहीं पूछ रहा, उसका फंक्शनल आइसोमर पूछ रहा है। तो आइसोसाइनाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, साइनाइड। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम in the product formed by the reaction of ethyl chloride with aqueous potassium hydroxide। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl और एक्वस
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH और साथ में है वाटर। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस, तो OH Cl को रिप्लेस कर देगा, C2H5 OH बना देगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो कार्बन था वो sp3 था, यहां पर भी कार्बन sp3 होगा, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, which of the following compound does not undergo nucleophilic substitution reaction? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन नहीं देते हैं? जिनका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। तो बच्चों देखो, यहां पर आंसर होगा विनाइल क्लोराइड, अभी हमने सॉल्व किया था, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। पहला रीजन क्या है कि यहां पर जो Cl है वो रिजोनेंस में है, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो Cl को हटाना मुश्किल है। और दूसरा, अगर किसी वजह से आपने Cl को हटा भी लिया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा। तो बच्चों विनाइल हैलाइड कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ये सब देंगे, बेंजाइल भी देगा, आइसोप्रोपाइल भी देगा और इथाइल भी देगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl ऑन रिएक्शन विद सोडियम एंड इथाइल ईथर गिव्स अ हाइड्रोकार्बन which on monochlorination gives only one chloro derivative। हाँ, अब ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब कोई एल्केन आपको दे रखी है और वो Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, है ना। तो इस एल्केन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि इस एल्केन के पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, नॉट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये देखो, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करते हैं। पहला आंसर भी पहला ही है, मैं आपको बताता हूं कैसे। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा होगा, ठीक, यानी ये CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। अब आप इसका क्लोरीनेशन करोगे तो बच्चों देखो, ये CH3, ये CH3, ये CH3 एक ही जैसे हैं, यानी यहां पर 9 हाइड्रोजन हैं, लेकिन सबका टाइप एक जैसा है, इसीलिए केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। ये ध्यान रखना है ना, इससे कुछ और बनेगा, इसमें देखो चेंजेस आएगा, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन ट्रीटिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर 2 मिथाइल प्रोपेन वाज ऑब्टेन द एल्काइल हैलाइड। अच्छा देखो, जब कोई एल्काइल हैलाइड सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। इतना तो मालूम होगा, है ना। अब देखो, आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन यानी ये 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बच्चों क्या करो, इसको यहां से ब्रेक डाउन करो, तो एक एल्काइल हैलाइड ये हुआ और एक एल्काइल हैलाइड ये हुआ। तो 2 एल्काइल हैलाइड कौन से होंगे? एक तो होगा मिथाइल हैलाइड और दूसरा होगा आइसोप्रोपाइल हैलाइड, क्योंकि जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो इधर से ये निकल जाएगा, इस तरह से दोनों इस तरह जुड़ जाएंगे। तो कहीं पर दे रखा है 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोमीथेन, हाँ यस, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोमीथेन आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 ही कार्बन हमारे पास है ना। क्वेश्चन नंबर 22, द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर इज कॉल्ड। देखो, एरोमेटिक हैलोजन है और दूसरा क्या है? एल्काइल हैलाइड। एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है। ये एरोमेटिक और एलिफेटिक कौन सा है? RX। तो जब एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक होता है तो उसको हम बोलते हैं वुर्ज फिटिक। वुर्ज फिटिक। दोनों एलिफेटिक होंगे तो वुर्ज, दोनों एरोमेटिक होंगे तो फिटिक, और एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक होगा तो वुर्ज फिटिक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, among the following one which react with most readily with ethanol। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो सब
के स्ट्रक्चर आप पहले बना लो। तो पहला बनाते हैं पैरा नाइट्रोबेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड यानी CH2Br और पैरा पर क्या लगा है नाइट्रो। दूसरा है पैरा क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड, पैरा पर इस समय क्लोरीन लगा है, और बेंजाइल ब्रोमाइड तो सारे हैं। तीसरा है पैरामिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड यानी OCH3, ठीक है। और चौथा है पैरा मिथाइल, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब आप बेंजाइल ब्रोमाइड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो इथेनॉल यानी C2H5OH, तो ये H प्लस देके ये न्यूक्लियोफाइल बना लेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? C2H5O। तो ये इस Br को रिप्लेस करेगा, हर किसी से Br को रिप्लेस करेगा। तो जब पहले Br रिप्लेस होगा तो ये एक कार्बोकैटायन बनेगा। तो हर किसी को आपने कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है। अब बच्चों ये चेक करना है कि जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और वो जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अब आप सबको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहां पर डोनेटिंग कौन सा है? एक CH3 है और एक OCH3 है, दो डोनेटिंग है। उसमें भी दोनों में ज्यादा डोनेटिंग कौन है? ये वाला, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये डोनेटिंग करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए बच्चों पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी फास्ट होगी एज कंपेयर टू ऑल अदर, ठीक है। इस तरह देखना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास है एन एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन ऑफ इट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हीटिंग विद वाटर यील्ड प्रोपेन। व्हाट इज द ऑर्गेनिक एल्काइल हैलाइड? तो एक एल्काइल हैलाइड जो है एन एल्काइल हैलाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से मिलकर बना है। तो चलो ये एल्काइल हैलाइड है और ग्रिग्नार्ड रेजेंट से, ग्रिग्नार्ड रेजेंट कब बनेगा? जब RX के Mg के साथ रिएक्शन होगी। तो RMgX, दिस इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट, है ना। और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? प्रोपेन बनाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों जो वाटर है वो एसिडिक है, तो वाटर क्या देगा? H प्लस देगा। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल है वो R माइनस है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो ये R और H जुड़ के ये बना देंगे। इसका मतलब जो R है वो क्या होना चाहिए? प्रोपेन यानी प्रोपाइल। तो ये होगा प्रोपाइल हैलाइड और तब जाके ये कंपाउंड बनाएगा प्रोपेन। तो जो RMgX के पास होगा उसके साथ H लग के वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर आंसर होना चाहिए प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25, ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टॉल्विन गिब्स। अब देखो ये हमारे पास टॉल्विन है और इसकी रिएक्शन करेंगे हम क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो बच्चों यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो हमेशा एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो जब एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो इसकी जगह में आ जाएगा, ये देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वो Cl बना देगा, ध्यान रखना है ना। और जब आप क्लोरीनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी ESR। तो तब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 वहीं रहेगा और ऑर्थो और पैरा पर क्लोरीन लग जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो बच्चों देखो ये ऑर्थो पैरा पॉसिबल ही नहीं है ना। आंसर हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आता है तो आपको हमेशा क्या देखना हुआ? एक तो नंबर ऑफ कार्बन देखना हुआ। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का ही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। और अगर बच्चों ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक।
अभी देखो इसके पास 3 कार्बन है और इसके पास 4 कार्बन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ये तो गया। अब इसके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांचिंग में, ये CH3 नीचे है, तो ये ब्रांचिंग में है और ये स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है, लेकिन ये ब्रांचिंग में है, तो ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है और स्ट्रेट चेन वाले का ज्यादा, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो यहां पर आपको क्लोरोबेंजीन दे रखा है और ऑर्थो पैरा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन वाला कंसेप्ट है, तो अगर क्लोरीन दोनों एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर होते हैं, यहां पर आंसर पैरा होने वाला है, अब मैं बताऊंगा पैरा क्यों। तो बच्चों जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो एकदम सिमेट्रिकल है ना, ऑर्थो और मेटा सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी जो क्रिस्टल के अंदर पैकिंग है वो परफेक्ट होगी, और बच्चों जब पैकिंग परफेक्ट होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो बच्चों बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कैसा होता है, ऐसा, तो एक Cl यहां, 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 तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसको बोलेंगे। तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड को यही, नहीं तो आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। पूछा है द रिएक्टिविटी ऑफ इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl। अब देखो बच्चों जब भी आप दो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे, हमेशा आपको क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो पहला देख लेते हैं, इट इज लेस देन बेंजाइल क्लोराइड। यस, जो बेंजाइल क्लोराइड है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, देखो, जबकि इथाइल क्लोराइड कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। ये परफेक्ट आंसर है, ये आंसर हो गया। देखो बी वाला, मोर देन बेंजाइल क्लोराइड गलत, लेस देन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगी क्योंकि एल्काइल हैलाइड है, मोर और लेस इक्वल टू दैट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज मिनिमम। तो मिनिमम वाला कौन सा होगा, जिसका कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होता है, तो ये प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसा, ये प्रोपाइल आयोडाइड। अच्छा यहां पर सारे एक जैसे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा क्लोराइड यानी Cl और आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बच्चों सब में कार्बन सेम है, ठीक, तो जब आप हैलोजन चेंज हो, जैसे ये क्लोराइड और ब्रोमाइड है, तो हमेशा ये देखना होगा कि कौन सा बॉन्ड वीक है। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर ये रहा, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा I, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर देन Br, देन Cl। तो इन दोनों में अगर चेक करोगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा आइसोप्रोपाइल, जो आइसोप्रोपाइल है उसमें जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो यहां पर Br है, यहां पर Cl है, Br Cl और I में से कौन बॉन्ड वीक होता है, I वाला बॉन्ड वीक होता है, तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी। हमें क्या पूछा है, मिनिमम है ना, मिनिमम, तो बच्चों मिनिमम होना चाहिए हमारे पास ये वाला मिनिमम रिएक्टिविटी, ये यानी प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेट चेन है और दूसरा इस पर क्लोरीन जुड़ा है, और यहां पर जो क्लोरीन है वो ब्रांचिंग में है, तो ब्रांचिंग का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये लेट में ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन लेट में ब्रेक डाउन होंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, और अगर ब्रांचिंग देखा जाए तो ब्रांचिंग जल्दी रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक केवच टू फॉर्म इथेनॉल, ये गलत है बच्चों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
जब आप इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हो एल्कोहलिक केवच से, तो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। तो यहां पर क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, लेकिन हमें क्या दिया है? एल्कोहल दिया है, गलत। दूसरा, C2H5Br रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम टू गिव एल्कीन, या वुड्स रिएक्शन है। C2H5 रिएक्ट विद सोडियम इथॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, यस ये भी ठीक है। C2H5Br रिएक्ट विद CN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड, ये भी सही है। तो ए विल बी द इनकरेक्ट। 32, द लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इन विनाइल क्लोराइड। देखो मैंने बोला था विनाइल क्लोराइड, तो बच्चों इसका रीजन है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन है उसके पास 3 लोन पेयर है और वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है, यानी यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज क्लोरोफॉर्म पुट इनटू डार्क कलर बॉटल? अभी पिछली बार इस क्वेश्चन का हमने आंसर किया था। तो बच्चों इसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट इट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म फॉस्जीन, तो आंसर हो जाएगा सी। 34, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवर्ड्स SN1। तो जब भी आप SN1 की बात करते हैं तो जो एल्काइल हैलाइड है उसका कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, यानी वो ब्रांचिंग में होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होता है? यहां पर देखो, एक तो हमारे पास है इथाइल, दूसरा है आइसोप्रोपाइल, तीसरा है एलाइल और चौथा है बेंजाइल। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? बेंजाइल। पहला बेंजाइल आता है, उसके बाद एलाइल आता है, उसके बाद आइसोप्रोपाइल आएगा और उसके बाद प्राइमरी वाला आएगा। तो ए वाला देखो, ए वाला देखो बेंजाइल है ना, फिर एलाइल, ये एक्स हटा दो प्लस लगा दो, एक्स हटा दो प्लस लगा दो, क्लियर? यहां पर देखो आइसोप्रोपाइल और ए विल बी करेक्ट आंसर। 35, सेपरेशन ऑफ DLN enantiomorph फॉर्म ए रैसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। तो बच्चों रैसमिक मिक्सचर में से, सॉरी है ना, फ्रॉम लिखा है, रैसमिक मिक्सचर, तो रैसमिक मिक्सचर में से डी और एल को सेपरेट करना, उस प्रोसेस का नाम है रिजोल्यूशन। कहां है रिजोल्यूशन? ये रिजोल्यूशन। और बच्चों आपने माइक्रोस्कोप के केस में पढ़ा होगा, जो माइक्रोस्कोप होता है वो दो चीजों को रिजोल्यूट कर देता है, यानी डिफरेंशिएट कर देता है, सेम कंसेप्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 36, CS3 का होल ट्वाइस 3, CS3 का होल 3 और CmgCl रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूस। अब देखो CH3 का होल 3 CmgCl और इधर है D2O। अब देखो बच्चों D2O को कैसे सेपरेट करोगे? D प्लस OD, OD माइनस और D प्लस, है ना। तो जब भी कोई ग्रीनाइट रिएजेंट किसी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन दे सकता है, यहां पर D प्लस दे रहा है, हमेशा क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ D लग जाएगा। तो कहीं ऐसा दिख रहा है? ये वाला CH3 का होल 3 और C के साथ D, ये वाला A विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना हमेशा। 37, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो बच्चों SN1 में 2 स्टेप होते हैं और SN2 में 1 स्टेप होता है, तो 2 और 1 यानी C। 38, द कंपाउंड विद नो डायपोल मूवमेंट। तो देखो बच्चों यहां पर क्या क्या दे रखा है? मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, दूसरा दे रखा है मिथाइलिन क्लोराइड यानी CH2Cl2, तीसरा दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और चौथा है क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब यहां पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ता जाता है, जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल होता जाएगा
और बच्चों सिमेट्रिकल का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा। जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा डायपोल मोमेंट उतना कम होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा वो किसका? मिथाइल क्लोराइड का। थोड़ा कम 2 क्लोरीन वाले का, थोड़ा सा और कम 3 क्लोरीन वाले का, और 4 क्लोरीन वाले का 0। तो डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? सिमेट्री पर। 39, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड ऑन बॉइलिंग विद वाटर गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये कौन सा है? अब देखो जहां पर बच्चों टर्सरी नाम है ना, टर्सरी, तो हमेशा वहां पर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू काम होगा। देखो टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, और यहां पर जो है वाटर H2O, तो ये निकला और क्या बना? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये टर्सरी है, और टर्सरी हमेशा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है। SN1, अगर ये प्राइमरी होता तो SN2 होता, लेकिन टर्सरी है तो क्या होगा? SN1। और आप कार्बोकैटायन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जो टर्सरी हैलाइड है उसमें अगर हैलोजन निकल जाए तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनाता है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी मैकेनिज्म SN1 के थ्रू जाएगी। 40, inversion of configuration of the product alcohol during the hydrolysis of optically active halide is an experimental evidence for। अच्छा देखो इन्वर्जन किस में होता है? हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है SN1 और दूसरी पढ़ी है SN2। तो बच्चों इन्वर्जन SN2 में होता है। इन्वर्जन मतलब अगर आप किसी R कंपाउंड को लोगे तो वो S बन जाएगा, और S को लोगे तो वो R बन जाएगा। उसका ऑप्टिकल रोटेशन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और जब हम SN1 करते हैं तो यहां पर क्या बनता है? रेसिमाइजेशन। तो याद रखना, ठीक है, SN1 में रेसिमाइजेशन होगा और SN2 में इन्वर्जन होगा। तो इन्वर्जन ऊपर दिया है, ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। 41, एन एल्काइल आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय। तो बच्चों आइसोसाइनाइड कब बनता है? जब कोई एल्काइल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्शन करता है। ध्यान रखना AgCN, अगर KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो साइनाइड जुड़ेगा, और AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड जुड़ता है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा C, है ना। 42, देखो यहां पर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। CH3Br AgCN, तो AgCN में क्या लगाना है? NC लगाना है, तो A हो जाएगा CH3NC। अब देखो बच्चों आगे दिया है हाइड्रोलाइसिस। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एक प्राइमरी अमीन मिलता है और साथ में एक कार्बन का एसिड मिलता है। तो प्राइमरी अमीन कौन सा होगा? मिथाइल अमाइन, ए विल बी द आंसर। और जब हम किसी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों हमें एसिड मिलता है, यानी साइनाइड ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है OH, तो क्या बना? एल्कोहल बना। अब ये पूछ रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न बाय। ठीक, अब देखो जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? SN1 की SN2, इट इज SN2, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल ब्रोमाइड हमेशा SN2 देता है क्योंकि छोटा एल्किल हैलाइड है। और जो SN2 रिएक्शन है बच्चों, वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर और एल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो रेट इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 44, फिंकस्टीन रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। तो फिंकस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है? आयोडाइड वाले कंपाउंड बनते हैं। तो बच्चों वहां पर जो है रिएजेंट यूज होता है सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। क्लियर?
45 एल्काइल हैलाइड AgF एल्काइल फ्लोराइड AgCl कौन सी रिएक्शन है? तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं तो एक ही रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वाट रिएक्शन। 46 ए कंपाउंड Cl2H∩B एक्वस KOH C और ऑक्सीडेशन, और ये क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों देखो यहां पर एक्वस KOH दे रखा है ना, इसका मतलब ये C एक एल्कोहल होना चाहिए और B एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो यहां पर 2 कार्बन है, तो जो B है वो 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड होगा, ये वाला। और जब इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होगी तो हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। तो ये बनेगा इथेनॉल, और जब आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हो तो हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? तो ये जो A होना चाहिए वो होना चाहिए एथेन यानी C2H6। तो एथेन, इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 47 SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय। अब यहां पर बच्चों सॉल्वेंट के बारे में पूछा है इसने, हमें से याद रखना जो SN1 रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है इसको। तो यहां पर काफी दे रखा है पोलर प्रोटिक, और दूसरा है अगर कोई SN2 रिएक्शन हो तो वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू फेवर करता है। तो देखो पहला वाला क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट, गलत। दूसरा देखो मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यस। सॉल्वेंट नहीं, हाँ सॉल्वेंट भी चलो बता दिया तो याद होगा। अगर किसी एल्काइल हैलाइड में ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे तो उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो हमेशा SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, और अगर कम एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो SN2 को फेवर करेगा। क्लियर? तो B हमेशा इसका आंसर आएगा। 48 रैसिमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन ड्यू टू द हैलोजिनेशन ऑफ। अब देखो रैसिमिक मिक्सचर तभी बनेगा जब कैरल कार्बन होगा, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होना चाहिए। क्लियर? अब देखो नॉर्मल पेंटेन में ऐसा पॉसिबल है 1 2 3 4 5। तो अगर यहां पर हैलोजन लगता है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा। हाँ यहां पर अगर हैलोजन लगता है, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखो तो ये H, ये CH3, ये C3H7, ये H और ये अलग अलग हो गए, तो नॉर्मल पेंटेन आंसर हो जाएगा। आइसोपेंटेन पॉसिबल ही नहीं है ना, आइसोपेंटेन में ये वाला आइसोपेंटेन पॉसिबल है, हाँ इसमें भी पॉसिबल है। ये देखो ये वाला आ सकता है, आइसोपेंटेन भी पॉसिबल है। नियोपेंटेन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 49 कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। ये सारे ब्रोमाइड है और पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो जब भी SN1 रिएक्शन का ऑर्डर आता है हमेशा क्या देखने वाला है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो Br को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, Br को हटाओ कार्बोकैटायन बनाओ, Br को हटाओ कार्बोकैटायन। तो बच्चों ये वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी, B वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी है लेकिन कौन सा है? एलाइलिक, और जो C वाला है वो सेकेंडरी है। तो इनके कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा? एलाइलिक, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी BCA। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 50 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां पर आपको एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड दे रखा है, इनका हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये और ये एल्काइल है और ये एराइल है, तो एराइल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है तो सबसे लास्ट आएगा, यानी 1 वाला सबसे लास्ट होगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, इन सब में हो सकता। क्लियर? अब देखो अब क्या करो, Br को हटाओ और कार्बोकैटायन बनाओ, Br को हटाओ कार्बोकैटायन। तो ये जो पहला वाला बना है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये बना है ये टर्सरी कार्बोकैटायन, ये बना है एलाइलिक कार्बोकैटायन। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? टर्सरी, एलाइलिक और सेकेंडरी, और लास्ट में
ये ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आना चाहिए 4 वाला, 4 वाला, ये वाला देखो 4 देन 3 देन 2 और देन 1, ये बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर देखिए 2 Br दे रखे हैं और एल्कोहल पोटेशियम का सॉल्ट, एल्कोहल का पोटेशियम सॉल्ट दे रखा है ना। तो बच्चों जो एल्कोहल का पोटेशियम सॉल्ट है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो है CH3CH2O-। तो यहां पर जो है एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है। और जब एल्कोहल इन्वॉल्व होता है तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। और अगर वाटर होगा तो सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन होगा तो बच्चों यहां से तो Br निकलेगा और इस बीटा कार्बन से H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, ऐसा वाला देखो। और अब देखो ये जो एल्कोहल का पोटेशियम सॉल्ट है, अब इस कंपाउंड से एलिमिनेशन दोबारा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए, ठीक। 52, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये डबल बॉन्ड वाला दे रखा है NBS। NBS का मतलब होता है बच्चों N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो इसका फॉर्मूला है एलाइलिक पोजीशन पर Br को लगाना, एलाइलिक पोजीशन। इसका मतलब डबल बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा। तो एलाइल कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला है ना, ये वाली पोजीशन एलाइलिक हुई, ठीक। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड तो हमने हटाना ही नहीं है, डबल बॉन्ड तो हट ही नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा ये। अब आप बोलोगे डबल बॉन्ड अंदर कैसे आ गया, तो अभी भी एलाइलिक है बच्चों, देखो डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे। और यहां पे अगर आप Br लगाते हो तो इसको भी हम एलाइलिक पोजीशन बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द 2 आयोडीन विल बी मोर रिएक्टिव इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन करना हमने कुल मिला के बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस आयोडीन को हटाओगे तो यहां प्लस चार्ज आएगा और इस आयोडीन को हटाओगे यहां प्लस चार्ज आएगा। अब कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो जो इधर वाला कार्बोकैटायन है ये है एलाइलिक क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर वाला जो कार्बोकैटायन है इट इज सेकेंडरी। तो यानी ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ए वाले आयोडीन को निकालना आसान है, ठीक है। तो दोनों चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों ए के लिए फास्ट होगी। तो ए विल बी फास्ट इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन बिकॉज बोथ आर प्राइमरी। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन और है। 54 पूछा है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन। देखो SN2 रिएक्शन है, यहां पर ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CN-। तो बच्चों जो आयोडीन है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह में CN लग जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर SN2 है और SN2 में बच्चों हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी देखो जो आयोडीन है वो सॉलिड बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो जब यहां पर CN जुड़ेगा तो CN जो है डॉट लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला देखो B, या देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है, तो इन्वर्जन में उसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है। तो अगर बच्चों ऐसा कोई बॉन्ड मिले आपको ना ऐसा, तो इसका मतलब ये अबव द प्लेन है, और ऐसा कोई बॉन्ड हो तो वो बिलो द प्लेन है, तो ये अबव द प्लेन से बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 55 यहां पर आपको SN1 रिएक्शन करानी है और प्रोडक्ट मालूम करना है। अब देखो ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जो न्यूक्लियोफाइल है वो होता है CH2O C2H5O-। क्लियर। और यहां पर सेकेंडरी है, देखो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों यहां से I रिप्लेस होगा और उसकी जगह में आ जाएगा प्लस चार्ज, प्लस, ठीक है। अब ये प्लस क्या करेगा, यहां से कार्बोकैटायन की यानी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, तो ये H यहां आएगा और प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो अब ये आपको इस तरह दिखेगा, देखो
यानी अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया है और अब जाके जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करेगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है यहां पर, अगर पॉसिबल है तो। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड थ्रू SN1। तो SN1 जब भी आता है आपको क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा है, एलाइलिक। यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा है, टर्सरी। यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा है, एलाइलिक बट सेकेंडरी। और यहां पर कार्बोकैटायन कौन सा है, टर्सरी। यहां पर टर्सरी है लेकिन बच्चों दो डबल बॉन्ड है, टर्सरी भी है, रेजोनेंस भी है, यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। 57, विच कैन नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। तो बच्चों जब Br को यहां से हटाओगे तो कार्बोकैटायन सीधे डबल बॉन्ड पर लग जाएगा, यानी ये कौन सा है, विनाइलिक टाइप का। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा था, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। 3 क्वेश्चन और रखे हैं ना। 58 की बात करते हैं। हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाओ पहले। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाने हो तो क्या देखना है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी ये चारों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इन चारों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा और ये दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, एक इन चारों का और एक इन दोनों का। तो आंसर हो जाएगा 2। 59, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो जिसका बॉन्ड वीक उसका हैलोजन जल्दी निकलेगा। तो देखो ये वाला आंसर होगा I, Br, Cl और F। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब देखो SN2 रिएक्शन मतलब जो एल्काइल हैलाइड है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। तो बच्चों देखो कौन सा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो हैलोजन है वो रिप्लेस हो रहा है OH के थ्रू, तो एल्कोहल बन रहा है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी SN1 SN2 दोनों देता है। यहाँ पर जो है एल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एलिमिनेशन है। और लास्ट वाले में टर्सरी है तो ये SN1 देगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61, अब यहां पर मैच करना है। देखो तो फिंकस्टीन रिएक्शन कौन है जहां पर आयोडाइड बनते हैं, ये वाली। स्वाट रिएक्शन कौन है जहां पर फ्लोराइड बनते हैं, ये वाली। सैंडमेयर कौन सी है जहां पर क्लोरोबेंजीन बनते हैं, ये वाली। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है जहां पर लाइट का यूज होता है, ये वाली। तो ए का क्यू यानी ए, और तो बी का बच्चों क्या है, बी का है यहाँ पे एस, बी का एस, ये ए विल बी द करेक्ट आंसर। सी का पी, ठीक है, और डी का आर। क्लियर। तो ये था हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो फिर भी मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।